मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हम हमारे यूनिट पढ़ रहे हैं कुकरी रूल्स एंड इट्स प्रिजर्वेशन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन कौन कौन से हैं और फूड टॉक्सिन्स के बारे में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस मेनली पुटअप भी होते हैं इससे। तो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, जैसे कि आप जानते हैं कि मेनली जो फूड अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट। तो ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें जो फूड में जो अडल्ट्रेशन होता था, जो फूड में जो मिलावट होती थी, उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था, ताकि लोगों को जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है जो फूड की वो ओरिजिनली मिल सके। तो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वॉज फॉर्म्ड इन 1954 टू प्रिवेंट द अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। जैसा कि आपको पता है मैंने कि जो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है वो 1954 में फॉर्म हुआ था, ताकि हम जो अडल्ट्रेशन है फूड का उसको प्रिवेंट कर सकें, फूड में मिलावट होने से हम बचा सकें। नेक्स्ट, द फूड वॉज एग्जामिन्ड बाय एनालाइजिंग ऑफ फूड, नेचर ऑफ पेनल्टी। द फूड को क्या हम उसको एनालाइज करते थे और नेचर ऑफ पेनल्टी, मतलब अगर फूड ख़राब है तो उसके हिसाब से हम पेनल्टी लगा सकते थे उस फूड को बेचने वाले पे। जैसा कि आप कई बार देखते हैं कि इस समय या कोई फेस्टिव सीज़न होता है तो कई बार क्या है, जो मिठाई वाले होते हैं उनकी जो दुकानें होती हैं वहाँ पे छापे पड़ते हैं, यही देखने के लिए कि यहाँ पे फूड अडल्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं। और अगर फूड अडल्ट्रेशन होता है तो पहले तो फूड के सैंपल लिए जाते हैं। फूड के सैंपल लेने के बाद उसको लैब में भेजा जाता है, और अगर लगता है, पता चलता है कि इसमें मिलावट हुई है, मतलब फूड अडल्ट्रेशन हुआ है, तो उनको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो ये फूड अडल्ट्रेशन एक्ट था। ये कब हुआ था? 1954 में एक्ट फॉर्म हुआ था। क्यों? ताकि हम प्रिवेंट कर सकें अडल्ट्रेशन ऑफ फूड का, फूड में मिलावट होने से रोक सकें। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम पॉइजन्स एंड हार्मफुल फूड। हमें लोगों को पॉइजनस एंड हार्मफुल फूड से बचाना है। जो मतलब लोग वह क्या होता है, कई बार पुरानी जो सामान होते हैं उससे कोई भी मिठाई वगैरह बना देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोग होते हैं उनकी हेल्थ को डिटोरिएट होने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब उनकी हेल्थ पे उस चीज़ का एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें लोगों को हार्मफुल फूड से बचाना है या पॉइजनस फूड से बचाना है। सेकंड, टू प्रोटेक्ट द सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड फूड। हमें जो सब स्टैंडर्ड फूड है उनकी सेल होने से रोकना है। सब स्टैंडर्ड फूड मतलब जो होते हैं जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड या प्रॉपर मापदंड पे नहीं है, उसको बोलते हैं हम सब स्टैंडर्ड फूड्स। थर्ड, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अब आप किसी भी कस्टमर से अगर हम उसको अच्छा सामान देंगे या अच्छा उसको कोई भी चीज़ देंगे तो वो उनका जो इंटरेस्ट है वो हमें बना रहेगा। लेकिन जब हम मिलावट करना शुरू कर देंगे किसी चीज़ में, फूड अडल्ट्रेशन करना शुरू कर देंगे, तो जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का वो कहीं ना कहीं हल्का सा नहीं रहेगा उस दुकान पर या उस शॉप पे। तो जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बनाए रखने के लिए भी ये जो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है वो लाया गया था। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मीनिंग होता क्या है? अडल्ट्रेशन रेफर्स टू मिक्सिंग ऑफ एनी हार्मफुल सब्सटेंस विच कैन चेंज द ओरिजिनल क्वालिटी। अडल्ट्रेशन रेफर करता है कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस का मिक्स करना जो कि उस फूड की ओरिजिनल क्वालिटी को चेंज कर सके। ठीक है, अडल्ट्रेशन का मतलब ये होता है मिलावट में किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को मिलाना, ताकि उस जो प्रोडक्ट है उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो चेंज हो जाए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अडल्ट्रेशन। अब आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? सबसे पहला, इट कैन चेंज द टेस्ट ऑफ फूड। सबसे पहला तो जो टेस्ट है फूड का वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ डिक्रीज। जो क्वालिटी है फूड की, क्योंकि अगर कोई भी हम हार्मफुल सब्सटेंस ऐड करेंगे तो जैसा कि ऊपर पढ़ा हमने कि जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगी। तो कॉन्सिक्वेंसेज भी इसका यही है कि जो अगर हम फूड अडल्ट्रेशन होता है या कहीं फूड अडल्ट्रेशन हम करते हैं तो जो क्वालिटी है फूड की वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो जो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट है उस फूड से वो नहीं मिल पाएंगे। न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे तो आपकी जो एनर्जी डिमांड है बॉडी की वो पूरी नहीं हो पाएगी। थर्ड, इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डायरिया, स्टमक एक एंड वेरियस अदर डाइजेस्टिव एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर।
इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम लाइक नोजिया। नोजिया की स्पेलिंग यहाँ गलत है क्योंकि जो पिछले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने थोड़ी सी गलत लिखी है, तो NAUSEA नोजिया की स्पेलिंग, ठीक है। तो इट कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डायरिया, स्टमक एक एंड वेरियस अदर डाइजेस्टिव एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। फूड एडिल्ट्रेशन से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, डायरिया, स्टमक एक, वेरियस अदर्स डाइजेस्टिव एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फूड एडल्ट्रेशन। अब मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकता हूँ फूड एडल्ट्रेशन का। हम लोग मेनली इसको अपने आसपास देखते भी हैं। दूध में हमेशा किसका एडल्ट्रेशन होता है? वाटर का या पानी का। तो वो भी एक तरीके का फूड एडल्ट्रेशन है, क्योंकि हमने उसमें एक ऐसा सब्सटेंस इंक्लूड किया है या उसका ऐसा सब्सटेंस डाला है जो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी को कहीं ना कहीं चेंज कर देगा। ऐसे ही बहुत सारी आपकी जो दाल होती हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्टोन्स का डल जाना, वो भी एक तरीके की क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है फूड की। तो बेस्ट एग्जांपल अगर आपको फूड एडल्ट्रेशन कर दूं तो वो है मिल्क, जो हमारे आसपास हम देख भी सकते हैं और बहुत कॉमन भी है। तो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में हमने इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े, ये कब आया ये पढ़ा, फिर एडल्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, फिर कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मेनली आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा। तो पास्चराइजेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड बिलो अ बॉइलिंग पॉइंट टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी प्रेजेंट इन दैट लिक्विड। पास्चराइजेशन क्या होता है? ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हीट करते हैं ताकि जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, ठीक है। किसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी लिक्विड को बिलो द बॉइलिंग पॉइंट के नीचे उसको हीट करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकें। इट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर इन 1864। लुइस पास्चर के द्वारा डेवलप किया गया था, इसके लिए इसका नाम पास्चराइजेशन है। अब इसके इंपॉर्टेंस हम देखेंगे, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये ज़रूरी है। फर्स्ट, इट इज़ द सेफेस्ट मेथड टू प्रिजर्व मिल्क। हम इसमें मिल्क को सेफ, बहुत एक आसान मेथड है और बहुत सेफ मेथड है जिससे हम मिल्क को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, पास्चराइजेशन डज नॉट रिड्यूस मिल्क न्यूट्रिटिव वैल्यू। जो पास्चराइजेशन है वो जो मिल्क की न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको रिड्यूस नहीं करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी ये बहुत मेन इंपॉर्टेंस है कि ये पास्चराइजेशन जो है वो कभी भी मिल्क की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको रिड्यूस नहीं करेगा। थर्ड, पास्चराइजेशन डज नॉट कॉज एलर्जिक रिएक्शन। पास्चराइजेशन एलर्जिक रिएक्शन कॉज नहीं करता है। नेक्स्ट, पास्चराइजेशन हेल्प इन किलिंग ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब हम बिलो द बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे तो उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप किल हो जाएंगे। तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में हेल्प करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर मिल्क हैंडलर्स। ये मिल्क हैंडलर्स मतलब जो दूध बेचते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड इंपॉर्टेंस रखता है और एक अच्छा मेथड है मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए। टेम्परेचर नीडेड फॉर पास्चराइजेशन। अब पास्चराइजेशन का के लिए क्या टेम्परेचर नीड होता है? इन पास्चराइजेशन कंडीशन द लिक्विड इज हीटेड एट एन टेम्परेचर ऑफ 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। जो पास्चराइजेशन है उसमें जो टेम्परेचर है लिक्विड को हीट करने के लिए वो है 62 डिग्री। 62 डिग्री से 63 डिग्री भी हो सकता है, तो आप इसको 62 से 63 डिग्री भी मान सकते हैं। कितनी देर के लिए? 30 मिनट्स। टाइमिंग है 30 मिनट्स और टेम्परेचर है 62 टू 63 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पास्चराइजेशन क्या होता है? जब हम किसी भी लिक्विड को बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हीट करते हैं ताकि हम उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकें। इंपॉर्टेंस, सेफेस्ट मेथड है मिल्क को प्रिजर्व करने का, मिल्क की न्यूट्रिटिव वैल्यू कम नहीं करता, एलर्जिक रिएक्शन कॉज नहीं करता, हेल्प इन किलिंग ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यूजफुल फॉर मिल्क हैंडलर्स। फिर टेम्परेचर इसका 62 डिग्री सेंटीग्रेड या 62 से 63 डिग्री सेंटीग्रेड और कितनी देर के लिए? 30 मिनट्स के लिए। अब हम पढ़ेंगे रफेज, डाइटरी फाइबर्स। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी शॉर्ट नोट्स में कई बार आ जाता है। तो रफेज आल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्थ ऑफ पीपल। जो रफेज और डाइटरी फाइबर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान की हेल्थ को मेंटेन करने में या उसकी हेल्थ को प्रमोट करने में।
तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है रेगुलेट डाइजेशन। ईटिंग डाइटरी फाइबर हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज इट इज इजीली टू डाइजेस्ट इन अवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो रफेज है उसका सबसे पहला इम्पोर्टेंस तो ये है कि जो डाइटरी फाइबर है वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्टिव होता है, इसको हम इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसको पचाने से मतलब इसको खाने से जो हमारे पाचन तंत्र है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो ढंग से काम करेगा और इसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहला तो हो गया रेगुलेट डाइजेशन। सेकंड, डिजीज़ प्रिवेंशन। ईटिंग ऑफ डाइटरी फाइबर हेल्प टू प्रिवेंट डिजीज़ विच कैन कॉज वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन एन इंडिविजुअल। डाइटरी फाइबर्स जब हम लेते हैं, जब हम खाते हैं, तो ये बहुत सारे हमें डिजीज़ प्रिवेंट करने से हम डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं, बहुत सारे डिजीज़। अगर आपको मेन डिजीज़ बताऊं तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मतलब सीवी डिजीज़ से हमें बचाता है डाइटरी फाइबर्स या रफेज। अगर हम डाइटरी फाइबर्स या रफेज को कंज्यूम करते हैं तो हमें ये सीवी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने से बचाता है। ठीक है, थर्ड आ गया मेंटेन कोलेस्ट्रॉल लेवल। ईटिंग ऑफ डाइटरी फाइबर हेल्प इन मेंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल इन अवर बॉडी विच इज़ हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने से बचाता है और इसके साथ साथ जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारी बॉडी का वो भी मेंटेन करता है। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करेगा तो अपने आप ही जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन होता है तो जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन है तो हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो रहा है तो हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो रफेज है वो हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उससे प्रिवेंशन मिल सकती है। नेक्स्ट, वेट मैनेजमेंट। डाइटरी फाइबर हेल्प इन मेंटेनिंग वेट ऑफ इंडिविजुअल सो दैट इट डज नॉट लीड टू ओबेसिटी विच बिकॉज ओबेसिटी कैन लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इन एन इंडिविजुअल। अब जो हमारा रफेज है वो हमारा जो वेट है उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा किसी भी इंसान का तो ओबेसिटी हो जाती है। और मैंने आपको बताया जब भी ओबेसिटी होती है तो वो अकेले नहीं आती है, वो बहुत सारी अपने साथ डिजीज़ लेके आती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऐसे बहुत सारी डिजीज़ हैं जिसके साथ ओबेसिटी आती है। तो ये हमारे जो रफेज हैं उसके इम्पोर्टेंस थे। पहला इम्पोर्टेंस था जो डाइजेशन उसको रेगुलेट करता है। सेकंड, डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, हमें डिजीज़ से बचाता है। थर्ड, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। और फोर्थ, जो हमारा वेट है उसको मैनेज करता है, मतलब हमारी बॉडी को ये ओबेस नहीं होने देता है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पढ़ाया था पिछली बार भी कि हमारा जो ओबेसिटी है, अगर किसी इंसान को ओबेसिटी हो जाती है तो उस ओबेसिटी होने के साथ साथ उसमें बहुत सारे डिजीज़ एक साथ आएंगे। कई बार आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है, ठीक है, कई बार आप हो सकता है डायबिटीज़ के शिकार भी हो जाए। तो इसलिए जो हमारा रफेज है वो इन सब चीज़ों से हमें बचाता है, ओबेसिटी से हमें बचाता है और ओबेसिटी के साथ साथ हमें अन्य बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमने आज यूनिट पढ़ी है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। आज हमने जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पास्चुरेशन और फिर रफेज। तो इसके साथ ही ये जो हमारी यूनिट है वो ख़त्म हो गई है। ये जो हमारी यूनिट चल रही थी कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और अगली क्लास में जब हम आएंगे तो एक नए टॉपिक के साथ, एक नए यूनिट के साथ आएंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।